प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ एडू पॉइंट में स्वागत है। आज हम 2023 में आया हुआ सेट 5 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे, जिसका कोड 324 BB है। हम इससे पहले इसके दो पार्ट बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने वो अब तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। और बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो मिलने वाली हैं। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, कोई एक खंड कीजिए। इसमें आपको हर क्वेश्चन 8 नंबर के मिलेगा। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से आपको एक करना है। ठीक है ना बच्चों? आप वही चूज़ कीजिएगा जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है ना, क्योंकि 8 नंबर बहुत होते हैं और मैथमेटिक्स में पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। थ्योरी में तो 1-2 नंबर आपके कट भी जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। इसलिए आप इनमें से ऐसा चूज़ कीजिएगा जो आपको अच्छे से आता हो। देखिए, हम 7वें का पहला करेंगे, 7वें का कै। देखिए बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आव्यूह विधि से हमें रेखिक समीकरण के निकाय को हल करना है। 3 समीकरण दे रखी है, हमें आव्यूह विधि से इनको हल करना है। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण देख लीजिए क्या है इसमें। 3x + 2y + 3z = 5, और फिर है -2x + y + z = -4, -x + 3y -2z = 3। ठीक है ना बच्चों, ये आपके पास 3 इक्वेशन हो गई। इन समीकरणों को आप ax बराबर b फॉर्म में लिख लीजिए सबसे पहले। तो हम क्या कहेंगे, समीकरणों को ax बराबर b रूप में लिखने पर। ठीक है ना बच्चों? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट जितने भी हैं, ये और ये, इसका हम पहला कॉलम बना देंगे। ठीक है ना, 3 -2 और -1। ठीक है ना बच्चों? दूसरा क्या आ जाएगा, y के जितने भी कोफिशिएंट हैं, 2, 1 और 3, ये यहाँ लिख दीजिए, 2, 1, 3 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, ये तीसरा 3, 1, -2 यहाँ पे लिख दीजिए 3, 1, -2। ठीक है ना बच्चों? और यहाँ पर लिख दीजिए एक्स वाई जेड, जितने वेरिएबल आपके पास हैं। आपके पास 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड, इसमें भी, तो आप एक्स वाई जेड यहाँ लिख दीजिए इक्वल्स टू बी। इक्वल के दूसरी साइड जो लिखे हुए हैं 5, -4 और 3, वो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है ना बच्चों? ऐसे क्वेश्चन हम हर पेपर में कर रहे हैं। हर पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, बल्कि इस पेपर में 2 ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, एक तो क्वेश्चन ये वाला है और एक क्वेश्चन ये वाला है, दोनों आव्यूह विधि से हमें हल करने हैं। इस पेपर में 2 आए हुए हैं। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए, आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए, ए का सानिक, पहले आपको इसको सानिक बना करके लिखना है, क्योंकि ये आपके पास ए है, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास बी है। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको ए का सानिक लिखना है, इस तरीके से ए का सानिक ऐसे करके 3, 2, 3, -2, 1, 1, -1, 3 और -2। ठीक है ना बच्चों? सानिक, क्योंकि ये आव्यूह था, ये सानिक है। अब इसका सानिक हम फाइंड करेंगे। इसका सानिक कैसे फाइंड होगा, पहली रो के सापेक्ष हल कर दो, प्रसार कर दो इसका। ठीक है ना? तो 3 गुना पहला एलिमेंट, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, -2, -3, -5, फिर -2 लगाओ, ये वाला माइनस लगा करके 2 लगाओ ब्रैकेट, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, 2 दूनी 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और -1 की कम 1, -1 और माइनस फॉर्मूले का +1 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 और प्लस के 3 हो जाएगा यहाँ ये वाला। अब इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, ये 4 बचे, इनका सानिक सोल्व कर लीजिए। माइनस के 3 दूनी 6, -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का -1 और माइनस फॉर्मूले का +1, तो -6 + 1 -5। ठीक है ना? यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 × 15, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, -10 और 5 × 15, -15। ओवरऑल कितने हो गए आपके, हो गए -40। नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। हमें इन्वर्स ही फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास हमने ax बराबर b लिखा था ना। देखिए, ax बराबर b है, इसका मतलब आपको ये निकालना है x की वैल्यू, और यहाँ से a इनवर्स b, a इधर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा। a इनवर्स निकालने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम a सारणिक निकाल रहे हैं, और a सारणिक निकालने के बाद हमें ये पता चला कि अगर ये 0 आ जाता तो इसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते थे, लेकिन ये 0 नहीं आया, इसका मतलब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिख देना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब इसका व्युत्क्रम निकल सकता है। ठीक है ना? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब इसके सहगुणनखंड निकालिए, जो ए है आपके पास, ये ए मैट्रिक्स है, इसके सहगुणनखंड निकालिए। ठीक है ना? हमने इसके सारे सहगुणनखंड निकाल रखे हैं। आपको ये लिखना है कि आव्यूह ए के
अवयव ए के सहगुणनखंड के लिए, यानी हम सहगुणनखंड निकालने के लिए चलते हैं। तो हमने पहले ही निकाल रखे हैं, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप भी इनको निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि बहुत ईजी है। देखिए मैं फिर भी एक निकालना बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए मान लीजिए आपके पास ये अवयव है, आपको इसका सबसे पहले A11 का सहगुणनखंड निकालना है। कैसे निकलता है, इसकी रोज का कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी जो 4 बचे इनका सारणिक बना लीजिए और इनको सारणिक को सोल्व कीजिए। -2 और फिर 3 एकम 3 -3, तो कितना हो जाएगा, -2 -3 -5 हो गया। तो यहाँ पे आप -5 लिख दीजिए बस ऐसे, ठीक है ना। और एक बात और, अगर ये इन दोनों को 1 + 1 करके 2, एक सम संख्या आ रही है 2 आ रही है ना, ये देखिए ये जो 1 + 1 है, अगर इनको सम करके एक संख्या +2 आ रही है, तो आप इसको सेम साइन का रहने देंगे, सेम चिन्ह का रहने देंगे, जैसा इसका चिन्ह है ऐसा ही रहने दो। लेकिन अगर इनको जोड़ करके एक विषम संख्या आ रही है, जैसे मैं ये करूंगा 1 2, पहले का दूसरा, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, तो 1 और 2 को जोड़ करके 3 आ रहा है, यानी विषम संख्या आ रही है। तो ये जो भी साइन का आएगा उसका उल्टा साइन हमें लगाना है यहाँ, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अब A12 हम फाइंड करते हैं। A12 क्या होगा, यानी ये वाला। अब इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, ये जो 4 एलिमेंट बचे इनका सारणिक बना लीजिए, सॉल्व कीजिए। माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और -1 +1 हो जाएगा वो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, +4 और +1 +5 हो जाएगा। और 2 और 1 3 होता है, ये 2 और 1 3 यानी विषम संख्या है, तो यहाँ पे एक -5 लगेगा, ठीक है ना। ऐसे करके आपको बस ये देखना है इन्हें जोड़ करके सम आ रहा है या विषम आ रहा है, और अगर विषम आ रहा है तो आप माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा A13 आ जाएगा -5 और A21 13, A22 आपका हो जाएगा -3, A23 आपका हो जाएगा -11, A31 आपका हो जाएगा -1, A32 हो जाएगा आपका -9, A33 हो जाएगा आपका 7, ठीक है ना बच्चों। मैंने ये सब आपको लिखवा दिए हैं। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे, सहखंडों से बना अवयव, सहखंडों से बना अवयव, सहखंडों से बना अवयव हमने B मान लिया इसको, तो क्या बनेगा अवयव, देखिए सेम ऐसे लिख दीजिए बस, -5 -5 -5 13 -3 -11 -1 -9 और 7, ये बना दिया आपने। अब यहाँ क्या करेंगे, अब हम इनका एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है, बी का परिवर्त अवयव। बी का परिवर्त अवयव मतलब बी का ट्रांसपोज, है ना, मतलब उसकी रो को उसका कॉलम बना दीजिए। पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए, -5 -5 -5। दूसरी रो को दूसरा कॉलम 13 -3 और -11। तीसरी रो को तीसरा कॉलम -1 -9 और 7, ठीक है ना। ये आपका एडजॉइंट आ गया। अगर आपको ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपका, 1 सारणिक ए का और एडजॉइंट ए, ठीक है ना, एडजॉइंट ए। तो आपके पास सारणिक क्या है, आपके पास सारणिक है, हमने जो निकाला था वो है -40, तो 1 -40 और एडजॉइंट है आपके पास यही है, -5 -5 और -5, 13 -3 और -11 और -1 -9 और 7, ठीक है ना। ये आपका निकल गया ए इनवर्स। अब आपको इसे समीकरण 1 में रखना है, ठीक है ना। समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली, x बराबर ए इनवर्स बी। और जो आपके पास b है वो क्या है, b देखिए b है आपके पास ये, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ए इनवर्स फाइंड किया है वो यहाँ रख देंगे, जो ये b है वो यहाँ रख देंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये है x बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू है आपके पास 1/-40, और जो सारणिक है आपके पास वो है -5 -5, अवयव जो है -5 है, 13 -3 और -11 -1 -9 और 7, ये है आपके पास सारणिक, सॉरी अवयव। और जो बी अवयव है वो क्या है, 5 -4 और 3, ठीक है ना, ये आपका बी अवयव है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए हमें इसके बस मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/-40 एज इट इज रहेगा। पहली रो की पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें भी पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में प्लस दूसरे की दूसरे में प्लस तीसरे की तीसरे में, ऐसे करके हम इसको फाइंड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -80, ये आ जाएगा -40 और ये आ जाएगा आपका 40, ठीक है ना। आप अपना मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब जब इससे आप डिवाइड करोगे 1/40 की गुना -80 में करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका +2, -40 की 1/40, यानी बस आप इन हर एलिमेंट को -40 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 और ये आ जाएगा आपके पास -1, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये x y और z है, ठीक है ना। तो x बराबर आपके पास आ गया 2, y बराबर क्या आ गया 1,
जेड बराबर क्या आ गया -1। सबसे बाद में आप इनको ऐसे डब्बे में बंद करके बता दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, आपका एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वें का कैच क्वेश्चन जो है ये 324 AY कोड में आया हुआ है। मैंने ये आपको पहले ही करा दिया है, सेम क्वेश्चन है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इसको कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ख क्वेश्चन। अवकल समीकरण ये दे रखी है, इसका एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया गया है y बराबर 0 जब x बराबर π/2। तो देखिए बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपका 8वें का ख क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखिए dy/dx प्लस y cot x इक्वल्स टू 4x कोसेक x, 4x कोसेक x। इसका हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। पहले हम हल ज्ञात करेंगे, इसका असल में हल है क्या। देखिए बच्चों, ये एक ऐसी इक्वेशन बन रही है जिसकी फॉर्म dy/dx प्लस py बराबर q है ना, उस फॉर्म की है ये। तो हम क्या करेंगे, दी गई समीकरण की तुलना dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q से करने पर, ठीक है ना, हमने इससे तुलना कर दी तो आपके पास p आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा p कोट x, और q क्या मिलेगा आपको, q मिलेगा 4x कोसेक x। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर यानी समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक होता है e की पावर p dx। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर p में है कोट x, तो ये आ जाएगा कोट x dx। ठीक है, कोट x का होता है e की पावर log sin x हो जाएगा कोट x का, क्योंकि क्या होता है, log sin x होता है, तो हम log sin x रख देंगे। अब जब भी e की पावर में log आ जाए, क्योंकि उस log का बेस भी e ही है, तो इसलिए ये हट जाएगा, ये बेस में आ जाएगा, बस सीधा क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा आपका। तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण के हल की तरफ। समीकरण का हल क्या होगा, देखिए समीकरण का हल हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ और इंटू में dx और प्लस c। ठीक है ना, देखिए यहां से क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, समाकलन q की वैल्यू रख देंगे, q की वैल्यू कितनी है 4x कोसेक x इंटू में आ गया आई एफ की वैल्यू क्या है साइन x dx प्लस c। ठीक है ना बच्चों, देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर हम y इंटू आई एफ की वैल्यू रख देते हैं। आई एफ की वैल्यू क्या है साइन x है, तो साइन x रख दिया इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 4 तो है बाहर, कांस्टेंट है, x इंटू कोसेक x को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin x, और साइन x हमारे पास यहाँ पे है, और ये हो जाएगा dx और प्लस c। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा 4 sin x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 4 इंटू साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x dx, x का समाकलन हो जाएगा x²/2 और प्लस c, 2 से इसको काट देंगे, आ जाएगा 2x प्लस c। ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, उसने ये कहा है कि y बराबर 0 है, y बराबर 0 जब x बराबर π/2। तो यहाँ पे रखिए y जब 0 रखेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, तो इधर तो आ गया 0, और ये बचा 2x², x की वैल्यू है π/2, तो आ जाएगा π/2 का होल स्क्वायर और प्लस के c। तो यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू फाइंड करूँ तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये π²/4 आ जाएगा, 2 से वो 4 कट जाएगा, π/2 आ जाएगा, π/2 हम उधर भेज देंगे, π²/2 उधर भेज देंगे, आ जाएगा माइनस के π²/2। ठीक है ना, ये वैल्यू उठा करके वापस इसी में रख दो, ये विशिष्ट हल हो जाएगा बस। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा आपके पास y sin x इक्वल्स टू 2x² माइनस π/2, ये आपका हो जाएगा इसका विशिष्ट हल। ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई एक खंड कीजिए, यानी इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और उन दोनों क्वेश्चन 8-8 नंबर के हैं। आपको कोई एक चूज करना है, जो आपको अच्छे से आता हो वो कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं 9th के क पर। 9th का क, देखिए क्या कह रहा है कि 3 डिब्बों में रंगीन गेंदें निम्न सारणी में दर्शाए अनुसार आवंटित की गई। आपके पास 3 डब्बे हैं, डब्बा 1, डब्बा 2, डब्बा 3। ठीक है ना, अब उन डब्बों में अलग अलग रंग की बॉलें पड़ी हुई हैं, काले, सफेद और लाल रंग की। अब पहले डब्बे में 3 काली बॉल, 4 सफेद बॉल, 5 लाल बॉल रखी हैं। ठीक है ना, दूसरे डब्बे में 2 काली, 2 सफेद, 2 लाल, और तीसरे डब्बे में 1 काली, 2 सफेद, 2 लाल गेंदें रखी हुई हैं। ठीक है ना, अब ये क्या कह रहा है, इनमें से तीनों डब्बों में से एक डिब्बे को यादृच्छिक चुना गया, बिना देखे रैंडमली कोई चुन लिया, और उसमें से एक गेंद निकाली गई।
यदि गेंद का रंग काला है। अब वो जो गेंद हमने निकाली यदि उसका रंग काला है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद को डिब्बे 3 से निकाला गया है। अब देखिए 3 डब्बे दे करके वो कह रहा है कि गेंद तो हमने निकाल ली, अब वो गेंद कौन से डिब्बे से है उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि डिब्बे 3 से है वो, है ना। तो इसका मतलब इसमें बेस थ्योरम लगेगी, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ये उलट करके वापस आ रहा है, ठीक है ना, इसमें बेस थ्योरम लगेगी। अब बेस थ्योरम के लिए हम चलते हैं, सबसे पहले हम घटनाएं मान लेंगे, है ना। 3 घटनाएं हम मान लेते हैं। माना 3 डब्बे है ना जो, उनको आप घटनाएं कह दो। माना 3 घटनाएं, E1, E2 व E3 तीनों डब्बों को दर्शाती हैं, तीनों डब्बों को दर्शाती है तथा घटना ए क्या कहा है, घटना ए में उसने इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद को डिब्बे 3 से निकाला गया है। घटना ए जो है वो निकाली गई गेंद, घटना ए जो है वो है निकाली गई गेंद डब्बे 3 से है, ये हमने इसमें लिख दिया। अब देखिए बच्चों, वही डायग्राम हम बनाएंगे जो हमने बेस थ्योरम के लिए बनाया था। हमने 3 घटनाएं दे दी, E1 डब्बा 1 हो गया, E2 डब्बा 2 हो गया, E3 डब्बा 3 हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे करके आप इसमें डायग्राम बना दीजिए। देखिए ये आपके पास डब्बा 1 है, डब्बा 2 है, डब्बा 3 है, चाहे आप इसमें 1 2 3 भी लिख लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से आपको डायग्राम बना करके सॉल्व करना है। देखिए अब 3 डब्बे हैं आपके पास, और तीनों डब्बों में से डब्बा E1 डब्बा पहला जो है उसको चूज करने की क्या प्रायिकता है, एक ही अपने अनुकूल परिणाम तो एक ही है, डब्बा 1, और 3 डब्बे कुल हैं तो 1/3 हो जाएगी, है ना। तीनों डब्बों में से ये वाला डब्बा चुनने की क्या प्रायिकता है, 1/3, और ये वाला डब्बा चुनने की क्या प्रायिकता है, ये भी 1/3, और ये वाला डब्बा चुनने की क्या प्रायिकता है, ये भी 1/3, है ना। ये तो सिंपल है बहुत। अब देखिए एक घटना जो है वो निकाली गई गेंद डिब्बे 3 से है। अब हम ये मान लेते हैं कि जो गेंद निकली वो काली निकली थी, है ना, गेंद जो है वो काली निकली थी। हम ये मान लेते हैं कि वो जो गेंद है वो डब्बे 1 से निकली, है ना। हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि वो डब्बे 1 से निकली। उसके काली होने की क्या प्रायिकता है, काली होने की क्या प्रायिकता है वो हमें देखना है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा था, यदि गेंद का रंग काला है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद को डिब्बे 3 से निकाला गया है। तो हम ये जो ए घटना है ना, ये हमने थोड़ी गलत मान ली, इसको हम ये मान लेंगे घटना 3 को कि गेंद काली है, निकाली गई गेंद, ये सही है, निकाली गई गेंद काली है ना, ऐसे लिख लेना, निकाली गई गेंद काली है, निकाली गई गेंद काली है, ठीक है ना। ये कट कर देना बस आगे से, निकाली गई गेंद काली है। अब देखिए हमने ये चूज कर लिया कि डब्बा E1 था। अगर डब्बा E1 था तो काली गेंद के होने की क्या प्रायिकता है। अब देखिए डब्बे में कितनी काली गेंद है, 3 काली गेंद है डब्बे 1 में, 3 काली गेंद है, और टोटल कितनी है, 4 और 3 7 और 5 12, टोटल 12 गेंदें हैं और 3 काली हैं। तो काली गेंद निकलने की क्या प्रायिकता होगी, 3/12, यानी कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1/4, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसकी प्रायिकता निकालते हैं। ये कह रहा है कि मान लीजिए डब्बा 2 था वो, तो काली गेंद निकलने की क्या प्रायिकता होगी। अब देखिए इसमें काली गेंद कितनी है, डब्बे 2 में 2 ही काली गेंद है, टोटल कितनी है 6, 2/6 आ जाएगा। 2/6 का क्या मतलब है, 1/3, ठीक है ना। अब तीसरा P ऑफ E2 E3, हमने डब्बा E3 चूज कर लिया। अब घटना हमें ए दिखानी है, मतलब डब्बे 3 में से काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। इसमें तो एक ही काली गेंद है, तो 1 टोटल कितनी है, 3 2 5 और 1 6, 6 गेंदें टोटल हैं, तो 1/6 आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। समझ गए होंगे आप ये चीज। अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन सब चीजों को अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है ना, अलग अलग फाइंड कर लीजिए। लेकिन ये डायग्राम मैं इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे कि मुझे ये वैल्यू निकालनी है और इसके साथ ये भी निकालनी है, ये वैल्यू के साथ ये भी निकलेगा, ये वैल्यू के साथ ये भी निकलेगा, और फॉर्मूले में इजीली रखे जाएंगे। अब हमें जो मेन निकालनी है वैल्यू, वो क्या है, वो कह रहा है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद को डिब्बे 3 से निकाला गया है। अब गेंद को डिब्बे 3 से निकाला गया है और उसके काली गेंद होने की, अब जो हमने वो गेंद निकाली थी वो काली थी, लेकिन उसके तीसरे डब्बे से होने की प्रायिकता हमें फाइंड करनी है, यानी ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। अब हम यहां लिखेंगे बेस थ्योरम से, बेस परमे से, तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ E3 अपॉन A इक्वल्स टू, यहां पे लगेगा P ऑफ E3 इंटू P ऑफ
A/E3, जो भी घटना उसने कही थी सबसे ऊपर वो आती है और फिर नीचे तीनों का सम आता है। सबसे पहले P(E1) इंटू P(A/E1) प्लस P(E2) इंटू P(A/E2). देखिए P(E1) इसके साथ गुना में ये, फिर प्लस लगाओ ये गुना ये, फिर प्लस लगाओ ये गुना ये, ऐसे करके प्लस P(E3) गुना P(A/E3). ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए P(E3) आपके पास क्या है 1/3, 1/3 रख दिया आपने। देखिए यहां से सारी वैल्यू रखेंगे हम डायग्राम से ही। P(A3) की वैल्यू 1/3 है, A/E3 की वैल्यू है 1/6, तो ये गुना में आ जाएगा आपका 1/6। अब अपॉन में आ जाइए, P(E1) की वैल्यू है 1/3, इसके साथ ये रखी जाएगी A/E1, ये आ जाएगा 1/4, फिर प्लस लगाओ 1/3 ये रखा जाएगा P(E2), फिर इसके साथ रखा जाएगा ये वाला 1/3 P(A/E2) प्लस P(E3) 1/3 और इसके साथ 1/6, ये वाला 1/6। ठीक है ना, देखिए हमने सारी वैल्यू रख दी। अब देखिए 1/3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन लो यहाँ से 1/3 और ऊपर से वो काट दो, तो इससे ये तीनों कट जाएंगे। ठीक है ना, तो बचेगा क्या आपके पास 1/6 अपॉन बचेगा 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ठीक है ना बच्चों, इनका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 1/6 अपॉन ये एलसीएम आ जाएगा 12, 4 तिया 12 3, 3 चौक 12 4, 6 दूनी 12 2। ठीक है ना, अब यहां से क्या होगा, अंदर अंदर वालों की गुना, बाहर बाहर वालों की गुना, तो बाहर वालों की गुना हो जाएगी 12 गुना 1 बटे 4 3 7 और 2 9, 9 गुना 6 यानी 6 गुना 9, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2/9 और ये आ जाएगा आपका 2/9 आसानी के साथ। ठीक है ना बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, 8 नंबर आपके आ गए। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप सही से करेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के धीरे से समझ के सब कुछ अच्छे से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर भी बहुत आसान है। और बच्चों मैथमेटिक्स तो आपको बोनस पॉइंट है नंबर लाने के लिए, मैथ में आपके पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं, आराम से इजीली आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन नाइन्थ का ख क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि z बराबर ये दे रखा है, अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। आपको इनका अधिकतम मान ज्ञात करना है, बहुत आसान है, इजीली हो जाएगा। तो देखिए 8000 x ये z दे रखा है प्लस 12000 y ये दे रखा है और 3 इन इक्वेशन दे रखी है, मतलब असमीकाएं है ना। असमीकाएं क्या है, पहले वो लिख दीजिए 9 + 12y ≤ 180 और 3x + 4y ≤ 60 और x + 3y ≤ 30। देखिए बच्चों ये जो इन इक्वेशन असमीका इसने दी है, ये और ये दोनों सेम है। अगर आप इसमें से 3 कॉमन लेकर के काट दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 छंग 18, यानी वही आपका जो है 3x 4y और 60 आ जाएगा। सेम है ये दोनों इक्वेशन, है ना, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ उसने जो है आपको 2 ही इक्वेशन दी है, 2 ही इन इक्वेशन दी है। ठीक है ना, तो आपको इसको देख करके अच्छे से करना है। ठीक है ना बच्चों, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको समीकरण रूप में लिख लेंगे ना। हम लिखेंगे समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर समीकरण रूप क्या होगा इसका, ये हो जाएगा 9x + 12y = 180 और ये हो जाएगा 3x + के 4y = 60 और ये हो जाएगा x + के 30 = 30। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, अब हम क्या लिखेंगे, अब देखिए बच्चों जैसे कि ये दोनों इक्वेशन सेम है तो हम यहाँ ये बात लिख देंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 समान समीकरण हैं, इसलिए हम एक ही समीकरण इनमें से लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम ये लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें, है ना, हम यहाँ पे लिख देंगे बस समीकरण 1 व समीकरण 2 समान है। ठीक है ना, तो इसलिए हम एक ही समीकरण इनमें हम लेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दो, यहाँ समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 समान है, ताकि वो ढूंढे ना उसको। ठीक है ना, पता चला हमने 2 ही करी, वो भी तीसरी इक्वेशन ढूंढ ही रहा है दे करके, है ना। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा। समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में आपको क्या करना है, x बराबर 0 रखकर y की वैल्यू निकाल लो, y बराबर 0 रखकर x की वैल्यू निकाल दो, है ना। वो निकाल करके आपको दिखानी है ताकि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कुछ लेंथी सा तो इसको दिखाना पड़ेगा करके। ठीक है ना,
एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू सबसे पहले 0 रखेंगे, तो वाई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वाई की वैल्यू हमें 15 मिलेगी। देखिए एक्स की वैल्यू 0 रख दिया, वाई की वैल्यू 12 बटे में जाएगा और 12 15 बार चल के 180 आ जाता है, तो वाई की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब वाई को 0 रख दो, वाई 0 रख दिया तो ये सारा 0, 9 बटे में जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9 दूनी 18 यानी 20 आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से एक पॉइंट ये मिल गया हमें। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से या समीकरण 3 से कहो, क्योंकि समीकरण 2 1 और 2 तो समान ही है ना। समीकरण 3 क्या कहती है, समीकरण 3 के लिए अगर मैं ये टेबल बनाऊं तो उसमें कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, देखिए क्या क्या आएंगी, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ये जो डब्बा बनाओगे आप, यानी ये जो टेबल बनाओगे, इसको आप स्केल से बनाना, ठीक है ना, अच्छे से साफ साफ, ठीक है। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू है 0, ये 30y नहीं है, ये 3y है, ये 3y है, 3y। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू 3 धाम 30 10 मिलेगा, y की वैल्यू 0 रखोगे x की वैल्यू 30 मिल जाएगी। ठीक है ना बच्चों, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 30 मिल जाएगी। बस आपको इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है तो ये इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये वाली इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं ग्राफ की तरफ। देखिए बच्चों, अगर मैं ये ग्राफ बनाना चाहूं, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूं, अगर मैं ये ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, देखिए हमारे पास ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। हम वैल्यू ले लेते हैं 5 5 की, 5 10 15 20 25 30, आप स्केल से इक्वली डिस्टेंस पे ले लेना, 10 15 20 25 30, वैसे वहाँ पे आपको ग्राफ मिलेगा ये। ठीक है ना, ग्राफ में आप एक डब्बे पर 5 सेंटीमीटर ले लेना, 5 10 15 ऐसे करके लिख देना। ठीक है ना, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, 25 है, ये 30 है, इसी तरह ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और 30 है। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, 0 15, 0 15 कहाँ पे बैठेगा, 0 15 ये रहा, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 15 है, इसको हम ए पॉइंट कह देते हैं। बी पॉइंट आपके पास है 20 0, 20 0 ये रहा, तो इसको हम कह देते हैं बी पॉइंट 20,0। ठीक है ना, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। ये वाली इक्वेशन हम ड्रॉ कर दी हमने, चाहे ये तो ये कह लो चाहे ये कह लो, दोनों एक ही इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन हमने ड्रॉ कर दी। तो देखिए इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, ये कौन सी इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन है, ये वाली भी है 9x प्लस 12y और इक्वल्स टू 180, और ये वाली भी है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 60। ठीक है ना, दोनों यही है। अब दूसरी देखिए, दूसरी में हमारे पास पॉइंट थे 0,10 30,0, इनको मिला लीजिए। 0,10 कहाँ है, ये रहा 0,10, इसको हम कह देते हैं सी पॉइंट 0,10, और दूसरा पॉइंट है 30,0, 30,0 कौन सा है, ये वाला, इसको डी कह देते हैं, ये है 30,0। अब इनको मिला देते हैं, देखिए इनको जब हम मिलाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है ना बच्चों, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। दूसरी लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, ये तीसरी है, इसको लिख दो x प्लस 3y और इक्वल्स टू 30, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये इन दोनों इक्वेशन को हल करके मिलेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को चाहे इन दोनों को कर लो चाहे इन दोनों को कर लो, क्योंकि इन दोनों की एक ही लाइन है ये वाली। ठीक है ना, तो इनमें से छोटी वाली कर लेना आप, इसको और इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करके हल करके, आपके पास सॉल्व करने के कई तरीके हैं, वो आपको आते होंगे उम्मीद करता हूं मैं, क्योंकि आप अनसोल्व पर आ चुके हैं, इसका मतलब आप 10th क्लास 11th क्लास भी पढ़ चुके हैं और वहाँ पे ये सिखाए जाते हैं। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करके जो ये पॉइंट आएगा वो पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है, वो आएगा आपका 12,6, तो ये हो जाएगा 12,6। ठीक है ना, अब देखिए ये ड्रॉ किस साइड होगा, इस साइड होगा या उस साइड, इसके ड्रॉ इस साइड होगा या उस साइड, वो देखना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल बिंदु पर देख लेंगे, यानी x0 y0 रख करके देख लेंगे, है ना। हम यहाँ लिखते हैं मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर जब हम इसमें 0 0 रखेंगे तो 0 0 प्लस 0 ये 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 180 आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 180, और ये बात है सत्य है, क्योंकि 0 180 से छोटा ही होता है। तो अगर ये बात सत्य आती है तो उस लाइन से, जिस लाइन के आपने पॉइंट रखे हैं, जिस लाइन में यहाँ, तो उस लाइन से ओरिजिन की साइड, मूल बिंदु की साइड, इस लाइन से मूल बिंदु की साइड जो है हम इसको शेड करेंगे, यानी इससे नीचे की तरफ, अभी हम निशान लगा रहे हैं सिर्फ, है ना, इससे नीचे की तरफ। और दूसरी लाइन देखते हैं, दूसरी लाइन हमारी क्या है, x प्लस 3y लेस देन टू 30, इसमें हम 0 0 रखेंगे तो ये भी 0 लेस देन इक्वल टू 30 आ जाएगा, ये भी बात सत्य है, यानी इसके भी आप जो है मूल बिंदु की साइड ही करेंगे, यानी इससे भी नीचे।
इसके भी नीचे, ठीक है ना, इस लाइन के। तो अब ऐसा पार्ट आप ढूंढ लीजिए, ऐसा रीजन ढूंढ लीजिए, ऐसा क्षेत्र ढूंढ लीजिए जो इन दोनों के नीचे हो। अब देखिए ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये इन दोनों के नीचे है, ठीक है ना, इसके भी नीचे है और उसके भी नीचे है, तो ये वाला कॉमन हो जाएगा। इसके कॉर्नर पॉइंट उठा लो, एक ये वाला 0,0 ओ है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। कॉर्नर मतलब कोने वाले पॉइंट। इन कॉर्नर पॉइंट पे आप जेड की वैल्यू देख लो, जिस पे अधिकतम होगी वो अधिकतम हो जाएगा, जिस पे न्यूनतम होगी वो न्यूनतम हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे टेबल बनाओगे, एक टेबल में यहाँ पे लिखोगे शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे जेड, जेड इक्वल्स टू कितना है 8000 एक्स प्लस 12000 वाई, है ना, और ये टेबल हो जाएगी बंद। अब यहाँ पे सारे बिंदु लिख दीजिए कौन कौन से हैं आपके पास। एक तो 0 0 है, फिर एक ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट क्या है 20,0, फिर एक तीसरा पॉइंट है सी, सी क्या है आपके पास, सी है ये वाला 0,10, फिर एक डी पॉइंट है ये वाला, डी क्या ई कह लो इसको, और ये हो जाएगा 12,6, ठीक है ना। आपके पास ये सारे पॉइंट आ गए। अब इस पॉइंट को आप एक्स और वाई की जगह इसमें रखो और सॉल्व करो, जो आएगा जेड बराबर इसमें आएगा 0, 20,0 यानी एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 0, इसमें रखोगे एक्स की 20 और वाई की 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1,60,000, 1,60,000। जब इसको सॉल्व करोगे 0 10 को, ये आ जाएगा 1,20,000। इसको सॉल्व करोगे 12 की वैल्यू एक्स में रखोगे, वाई की वैल्यू 6 में रखोगे, यहाँ वाई की वैल्यू 6 रखोगे यहाँ पे, और इनको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1,68,000। इनमें अधिकतम देख लो कौन सा है, अधिकतम आपका ये है, तो आपको बस अधिकतम मान बताना है, ठीक है ना। तो आप क्या कह दोगे, आप ये कह दोगे कि जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान बिंदु 12,6 पर 1,68,000 है। ऐसे लिख करके इसको डब्बे में बंद कर देना, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और पेपर भी बहुत आसान है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कोड को लेकर, उसके क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।